अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, और यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ली है और ये है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अम्लीय गुण। ओके, तो देखो बच्चों, जो फिनॉल है ये कॉमन स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक एज NaOH, KOH, इसके अलावा एल्कली मेटल्स NaNH2, इनके साथ फिनो ऑक्साइड सॉल्ट बनाता है। बट वीक बेसिस लाइक एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ ये किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करता। इट मींस फिनॉल एक वीक एसिड की तरह वर्क करता है। समझ गए बच्चों कि जो फिनॉल है एक वीक एसिडिक नेचर शो करता है और फिनो ऑक्साइड सॉल्ट जो है केवल किसके साथ बनाता है? स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ। ओके, यही यहां पर मैंने लिखा है कि फिनॉल फॉर्म्स फिनोक्साइड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस मींस एक्ट्स एज वीक एसिड। फिनॉल प्रबल अम्लों के साथ फिनो ऑक्साइड लवण निर्मित करता है बच्चों, अर्थात एक दुर्बल अम्ल होता है। समझ गए ना बच्चों कि जो फिनॉल है ये एक वीक एसिड है, केवल स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ ही इसके सॉल्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे फिनॉल की NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये जो सॉल्ट बना इसे हम क्या बोलेंगे? सोडियम फिनोऑक्साइड। ओके, जस्ट ऐसा ही Na से कराते रिएक्शन, एल्कली मेटल है तो भी इसके साथ सोडियम फिनोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ तो ये सॉल्ट बना देता है। बट अगर हम बात करें वीक बेसिस की, लाइक एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और भी अदर वीक बेसिस ले लें यहाँ पर, तो आप देखोगे कि फिनॉल जो है इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनॉल बहुत ही वीक एसिडिक नेचर शो करता है। ओके, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो फिनॉल की एसिडिटी है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनकी एसिडिटी में क्या कंपैरिजन हो सकता है? मींस इनमें दोनों की एसिडिटी किस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है? तो देखो, इसके लिए सबसे बेस्ट जो रिएजेंट है वो है NaHCO3। NaHCO3 बहुत ही वीक बेस है और ये केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड्स या कहें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे थोड़ा से वीक है जरूर, लेकिन उनसे भी रिएक्शन करता है। बट बहुत ही वीकेस्ट जो एसिड्स हैं जैसे कि फिनॉल, इनसे कोई रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ देखें कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें पहले कि कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 से रिएक्शन कर लेते हैं और सोडियम सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, जस्ट अगर हम यहाँ फिनॉल की बात करें C6H5OH और इससे रिएक्शन देख रहे हैं तो नो रिएक्शन। ऐसा क्यों है बच्चों? देखो बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर आ जाएं, ओके, OH, आप देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जब फिनॉल से रिएक्शन करेगा तो ये है कार्बोनिक एसिड। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10⁻⁻⁷, जबकि फिनॉल का कितना है बच्चों? 10⁻⁻10। तो अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, मींस फिनॉल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कहें कि ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जो एसिड है वो क्या है? H2CO3। तो अगर फिनॉल इससे रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, तो ये प्रोटोनेशन उल्टा होगा और ये फिनॉल फिर से बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी एसिड NaHCO3 के साथ एसिडिक नेचर शो करेगा जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इससे ज्यादा हो 10⁻⁻⁷। ओके, तो फिनॉल का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है H2CO3 से, ऐसा होने से फिनॉल NaHCO3 के साथ कोई एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, बल्कि फिनोक्साइड आयन H2CO3 के लिए एक बेस की तरह वर्क करने लगेगा और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड का
डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा बच्चों 10 टू द पावर -5। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये लिखे हुए हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि इस वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एसिड्स हैं वो H2CO3 से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसे एसिड्स जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिडिक नेचर शो करेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस की तरह वर्क करेगा। तो फिनॉल नॉर्मल इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो 1.1 × 10 टू द पावर -10 है जो इससे कम है, तो फिनॉल इससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। यही रीजन है कि फिनॉल NaHCO3 के रिस्पेक्ट में एक न्यूट्रल नेचर शो करता है। तो इतना सा ध्यान रखना है कि फिनॉल डायरेक्ट प्योर फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नाइट्रोफिनॉल्स जो है क्या वो NaHCO3 से रिएक्शन करेंगे? ऑर्थो नाइट्रो, डाई नाइट्रो, ठीक है, और ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ध्यान रखें कि अगर हम ऑर्थो नाइट्रो या पैरा नाइट्रो या मेटा नाइट्रोफिनॉल्स लेते हैं तो उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट मैक्सिमम 10 टू द पावर -8 होते हैं जो कि इस कार्बोनिक एसिड से नीचे। इसका मतलब है कि ऑर्थो हो चाहे मेटा हो चाहे पैरा, ओनली वन नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग में जुड़ा है तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। नाइट्रोफिनॉल केवल एक नाइट्रो ग्रुप है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, अब हम आ जाते हैं डाइनाइट्रो और ट्राइनाइट्रो की बात करें तो डाइनाइट्रोफिनॉल का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप देख रहे हैं वो है 10 टू द पावर -4 और ट्राइनाइट्रो का है 1.9 × 10 टू द पावर -3, 1.95 × 10 टू द पावर -3। इन दोनों डाइनाइट्रोफिनॉल और ट्राइनाइट्रोफिनॉल मींस पिक्रिक एसिड, समझ गए बच्चों कि जो पिक्रिक एसिड है और डाइनाइट्रोफिनॉल है इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फिनॉल्स जो हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, तो ध्यान रखें डाइनाइट्रो और ट्राइनाइट्रो दोनों फिनॉल्स जो हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, बट ऑर्थो, मेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल या प्योर फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते। रीजन है इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस नाइट्रोफिनॉल या फिनॉल इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से नीचे है, कम है, इसलिए इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। केवल सोडियम बाइकार्बोनेट से वही रिएक्शन करेगा जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 टू द पावर -7 से ज्यादा हो। ओके, तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल्स, इनकी एसिडिटी में कंपैरिजन पूछा जाता है, तो आप इस बेस पर ध्यान रखें। अब आता है कि फिनॉल जो है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे ज्यादा है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो कम है, फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। इसका रीजन क्या है, तो हम इसे रेजोनेंस से स्पष्ट करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि जो फिनॉल का एसिडिक नेचर है, समझ गए ना बच्चों, ये जो है वो क्यों होता है, किस रीजन से होता है। जबकि अगर हम एल्कोहल्स की बात करें उनमें भी OH ग्रुप है, जबकि अल्कोहल्स फिनॉल से बहुत ही ज्यादा वीकेस्ट एसिडिक नेचर के हैं या न्यूट्रल है। ओके, तो हम इसको रेजोनेंस से एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इसे अब देखो बच्चों, मैं कुछ एसिड्स जो है फिनॉल के रिस्पेक्ट में उनकी एसिडिटी और उनकी डिसोसिएशन कांस्टेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखो, अभी मैंने आपको बताया कि डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल जो है ये जो है इनकी जो एसिडिटी है, सॉरी यहाँ से ले लें, अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो इनकी जो एसिडिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ओके, मींस ये दोनों जो फिनॉल्स हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो आप 1.93 × 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4। फॉर्मिक एसिड को छोड़ दो, फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, यहाँ एल्काइल ग्रुप है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10 टू द पावर -5। मींस इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड से कहीं ज्यादा ये नाइट्रोफिनॉल्स एसिडिक है। फिर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें, फिर आप देखते हैं फिनॉल, तो फिनॉल इन सबसे वीक एसिड है, वाटर
और फिर अल्कोहल। अल्कोहल लगभग न्यूट्रल नेचर शो करते हैं। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हम देखेंगे रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इनमें आ जाता है बच्चों कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल कौन सा होगा। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेशन ये देखते हैं कि इनमें माइनस आई फैक्ट वाले ग्रुप्स हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई फैक्ट फ्लोरीन का है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, समझ गए ना। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ से अगर बॉन्ड ये शिफ्ट हो और यहाँ, तो ये इधर निगेटिव चार्ज आएगा। ये निगेटिव चार्ज अगर हैलोजन के साथ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कर लेता है, निगेटिव चार्ज वहां तक डबल बॉन्डेड हो जाता है, तो ऐसे में फिनॉल में एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन किसी भी तरह का पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें वीकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ना ही वीकेंट पी ऑर्बिटल्स है। ऐसे में इसमें जो निगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन का, वो स्टेबल नहीं होगा। ओके, समझ गए बच्चों कि फिनॉक्साइड आयन अगर इसका बनता है तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता फ्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें डी पाई पी पाई या पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम इसमें बात करें क्लोरीन की, तो अगर फिनॉक्साइड आयन बनता है, सपोज ये बना है ऐसा फिनॉक्साइड आयन, ओके, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो है ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है। और ऐसे में नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड का डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ऐसे में फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है। तो और ये पॉसिबिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से अब हम ये कहें कि यहाँ हमारे पास ये है फ्लोरीन और यहाँ पर क्या है क्लोरीन, तो इसमें एसिडिटी का ये ऑर्डर होगा। और इस तरह से क्लोरीन जो है ये एसिडिटी का इनमें क्या होता है ऑर्डर, तो ये सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, जबकि क्लोरीन के साथ ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है डी पाई बॉन्डिंग की, और ऐसे में इसमें एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। समझ गए ना बच्चों। तो इस तरह से आपको एक तो इन हैलोजन डेरिवेटिव्स में फिनॉल के एसिडिक नेचर देखना है। अब हम आ जाएंगे, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं फिनॉल की एसिडिटी का रीजन क्या है। मींस इसमें OH ग्रुप है, वाटर में भी OH है, अल्कोहल में भी OH है, बट फिनॉल का OH ज्यादा एसिडिक है। इनके रिस्पेक्ट में ऐसा क्यों है? तो आप यहाँ इतना ध्यान रखना है कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ओके, फिनॉल इज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। समझ गए बच्चों, कौन से इफेक्ट के कारण है इसकी एसिडिटी? रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब फिनॉल जो है, फिनॉल अन्नाद प्रभाव के कारण जो है क्या है, अम्लीय हो। इस तरह से कि इसका रेजोनेंस इफेक्ट मींस फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, देयरफॉर फिनॉक्साइड is more stable than phenol। समझ गए बच्चों कि जो इसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन, वो अन्नाद के कारण ही क्या होता है, अन्नाद के कारण स्थायी हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मींस कि फिनॉक्साइड जो है फिनॉल से ज्यादा स्थायी होता है। इतना सा ध्यान रखना है। मतलब एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। आप जानते हैं कि जब कोई भी लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए तो लोन पेयर शिफ्ट हो जाता है। फिनॉल में पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट मिलता है, देन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन शिफ्टेड टुवर्ड्स, ठीक है, बेंजीन रिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज्ड हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन एंड फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। देखो कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है हमारे पास फिनॉल, ओके, ये है फिनॉल में, ये है लोन पेयर, तो ये यहाँ शिफ्ट होते हैं और इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो,
समझ गए बच्चों। अब जब ये शिफ्ट होगा तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना इसको रिमूव कर देता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O ये फिर पेयर हो गए और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया प्लस BH। तो यहाँ पर ये कौन सा नेचर आ गया बच्चों, एसिडिक नेचर। ध्यान रखें कि ये जो बना हुआ है कंपाउंड, इसकी एसिडिटी इस फिनॉल से कम होनी चाहिए वरना रिएक्शन रिवर्स होगी, तभी ये उनके साथ क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर। अब यहाँ पर ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, ये क्या है बच्चों, फिनॉक्साइड आयन। ये स्टेबलाइज्ड कैसे होता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब ये चार्ज ऐसा आ सकता है, ये इधर एक और रेजोनेंस में आ जाए, यहाँ पर आप देखोगे ऐसा होगा और लास्ट फाइनली आप देखेंगे कि ये इस तरह से ये बन गया। तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन अपने नेगेटिव चार्ज को पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट करता है और ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन होने से फिनॉक्साइड आयन को इतना टाइम मिल जाता है कि ये अपना प्रोटॉन जो है, फिनॉल को इतना टाइम मिल जाता है कि ये प्रोटॉन अपने किसी स्ट्रॉन्ग बेस को रिलीज कर देता है और यही रीजन है कि फिनॉल क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। ये रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल इन अल्कोहल्स, therefore एल्कोक्साइड जो है, एल्कोक्साइड नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। समझ गए बच्चों कि जो है अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल में अनुनाद संभव नहीं है, अनुनाद नहीं होगा जिससे फिनॉक्साइड आयन जो है स्थायी, एल्कोक्साइड आयन, कौन, एल्कोक्साइड आयन स्थायी नहीं होगा। समझ गए ना कि अल्कोहल इतने वीक एसिडिक नेचर के क्यों हैं। तो रीजन है कि अगर हम अल्कोहल की बात करें, ये है हमारे पास अल्कोहल और हमने इसको आयोनाइज्ड किया RO और ये है, तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा और ये तुरंत रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन और फिनॉल का प्रोटॉन निकलना पॉसिबल ही नहीं होगा। जब प्रोटॉन इतने इजी कोई नहीं निकलेगा तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से फिनॉल की एसिडिटी का रीजन है क्या, रेजोनेंस इफेक्ट। अब पूछ लिया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ये कम एसिडिक क्यों है, जबकि इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप देखोगे कितने सारे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो रीजन ये है कि जो फिनॉक्साइड आयन है बच्चों, ठीक है, आप देखोगे फिनॉक्साइड आयन में कि चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कार्बन एटम और हम जानते हैं कि कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऐसे में ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ठीक है, देयरफॉर फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल देन RCOO- because इन RCOO- नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों, आप देखोगे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑक्सीजन एटम। आप देखोगे ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन, तो इसका नेगेटिव चार्ज ओनली और ओनली कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऑक्सीजन एटम्स में, जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना देते हैं और यही रीजन है कि इनके जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो फिनॉक्साइड आयन से कहीं ज्यादा स्टेबल होंगे। मींस अगर हम फिनॉक्साइड आयन की बात करें एक इस तरह से नेगेटिव चार्ज के लेके, तो हम देखेंगे कि इसका जो स्टेबिलिटी है वो इस आयन से कहीं कम है और यही रीजन है कि फिनॉक्साइड आयन के इतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बाद भी ये फिनॉक्साइड आयन उतने स्टेबल नहीं है। मींस इसकी एसिडिटी जो फिनॉल की है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होती है। तो आप समझ गए होंगे कि फिनॉल क्यों कम एसिडिक है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसका रीजन है फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी से बहुत कम। दूसरा है कि ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि अल्कोहल में नॉट पॉसिबल रेजोनेंस।
तो समझ गए बच्चों कि फिनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज कहाँ कार्बन पर वितरित होता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल है देन RCOO- में। RCOO- में नेगेटिव चार्ज ओनली ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप फिनॉल की एसिडिटी को बता सकते हैं। ओके, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो ग्रुप्स जुड़े होते हैं, उससे फिनॉल की एसिडिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, मेरा यही टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ओके ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, वलय प्रतिस्थापियों का फिनॉल की अम्लीयता पर प्रभाव। ओके, तो देखो बच्चों, एसिडिटी मेनली इफेक्टेड होती है मीजोमेरिक इफेक्ट मींस रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। हम जानते हैं कि जो प्लस इफेक्ट्स होते हैं मींस प्लस M इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं जिनमें ये इफेक्ट मिलता है। और माइनस I इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। तो ऐसा कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग में जुड़ा हो जिसका माइनस I इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट हो, ध्यान रखें वो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, मींस वो फिनॉल की अम्लीयता एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। और जिसका इफेक्ट प्लस I है, प्लस M है, प्लस H इफेक्ट है, वो फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा और ऐसे में फिनॉल की एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहां कितना सा ध्यान रखना है कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल, हम या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन है, समझ गए ना, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व जो है, का स्थायित्व या एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ओके, इनमें से किसी को भी ध्यान रखना है कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी हो या फिनॉल की एसिडिटी हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस I इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट, या हम इसी को बोल सकते हैं माइनस R इफेक्ट। समझ गए ना, ये इफेक्ट दोनों फिनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे और ऐसे में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा तो वो फिनॉल से, ठीक है, और ऐसे में उसका जो करस्पॉन्डिंग फिनॉल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स अगर ज्यादा है रिंग में तो एसिडिटी ज्यादा होगी। बट प्लस I इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट, या हम इसी को प्लस R इफेक्ट बोलते हैं, और प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, अगर ये पॉजिटिव है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, धनात्मक अनुनाद प्रभाव है, धनात्मक, ठीक है, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ध्यान रखें ये फिनॉल ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे और फिनॉक्साइड आयन में, तो ऐसे में एसिडिटी कम हो जाएगी। मींस आपको ऐसे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर रिंग में ऐड होते हैं तो ऐसे में फिनॉल की एसिडिटी डिक्रीज होगी। मेन पॉइंट की तरह से ध्यान रखना। अब देखो, हम एक नाइट्रोफिनॉल से इसको एक्सप्लेन करें पहले। ओके, हम जो भी इंपॉर्टेंट फिनॉल्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनको एक एक करके आपको समझाऊंगा। आप देखें यहाँ पर ये है फिनॉल, ये है नाइट्रो, ऑर्थो, मेटा और पैरा। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि प्लस R, प्लस I, माइनस R, माइनस I, ये सब क्या है? जीरो है। हम यह कहें कि ये है एब्सेंट। ओके, यहाँ आ जाओ, यहाँ इसका माइनस R है और माइनस I दोनों प्रेजेंट है। समझ गए बच्चों? ये यहां आ जाओ तो यहां माइनस R तो एब्सेंट है और माइनस I जो है प्रेजेंट है। समझ गए ना? यहां पर इसका इफेक्ट थोड़ा सा पड़ता है माइनस I इफेक्ट का। माइनस R तो एब्सेंट है, NO2 मेटा पोजीशन में है, कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर आ जाए तो माइनस I तो एब्सेंट है बच्चों, काफी दूर हो गया, लेकिन माइनस M जो है प्रेजेंट है। अब मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों इफेक्ट कहीं मिले तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इनमें से ये अगर है, और यहां पर ये ध्यान रखना है कि माइनस R मोर इफेक्टिव देन माइनस I। अब यहां देखो आप, तो इसमें ये दोनों एब्सेंट है,
है, ना तो प्लस आर है, ना प्लस आई है, ना माइनस आर है, ना माइनस आई है, तो ये तो आप छोड़ो। अब हम ऑर्थो में आ जाए, दोनों इफेक्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। यहाँ केवल माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है और यहाँ पर माइनस एम दिख रहा है, तो इन दोनों में तो ये ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि माइनस आई से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है माइनस आर, तो पैरा जो है वो मेटा से ज्यादा एसिडिक होगा, मेटा जो है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो दोनों ही नहीं है, इसमें माइनस आई आ रहा है। अब आता है कि ये क्या होगा, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट यहां पर ध्यान रखें थोड़ा सा कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो इंट्रामॉलिक्यूलर के कारण थोड़ा सा इसमें एसिडिक नेचर तो फिर पैरा से भी ज्यादा होगा, बट इसमें NO2 ग्रुप और OH के बीच में एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने से ये थोड़ा सा पैरा से कम एसिडिक होता है, बट मेटा से ज्यादा होगा। तो अब आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो देखो आप, फिनॉल इससे ज्यादा एसिडिक, मेटा इससे ज्यादा आपको ध्यान रखना है पैरा, सॉरी ऑर्थो, और इससे ज्यादा क्या होगा, पैराफिनॉल। एक्चुअल ऑर्डर तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होना था, बट यहाँ पर OH जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण प्रोटॉन का रिमूवल थोड़ा टफ कर देता है, और ऐसे में जो है फिनॉल से मेटा और मेटा से ऑर्थो और ऑर्थो से पैरा। ध्यान रखें NO2 CHO ऐसी कोई भी स्पीसीज जो कि इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है, वहां पर माइनस आई इफेक्ट होने, माइनस एम इफेक्ट होने के बाद भी, माइनस आर इफेक्ट होने के बाद भी एसिडिटी थोड़ा कम हो जाती है। रीजन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से प्रोटॉन का रिमूवल टफ होना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोफिनॉल की बात की गई है तो ये होगा फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा मेटा, मेटा से ज्यादा ऑर्थो और ऑर्थो से ज्यादा पैरा एसिडिक होंगे। यहां पर समझ गए ना। अब मैं यहां पर अगर नाइट्रो ग्रुप को इंक्रीज करूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिटी में? ओके, तो देखो बच्चों, अगर हम यहां ये है, यदि हम यहां पर अब 2 नाइट्रो ग्रुप कर दें NO2 एसिड, और यहां पर हम 3 नाइट्रो ग्रुप ऐसे ले लें, तो ध्यान रखें कि ये एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। समझ गए ना, एसिडिटी लगातार इंक्रीज होगी। ये है 10 टू द पावर -10, ये है -8, ये -4 और ये -3 के आसपास पहुंच जाता है। तो ऐसे में एसिडिटी, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप्स लगे होंगे फिनॉल की रिंग में, चाहे वो NO2 हो चाहे CN हो, ये इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉपिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? जैसे NO2 है, CN है, CHO है, SO3H है, इस तरह के अगर ग्रुप जुड़े हैं तो ये एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। मींस चाहे ऑर्थो हो, चाहे पैरा हो, चाहे मेटा हो, ये सारे अगर ये ग्रुप्स हैं रिंग में तो वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक बना देते हैं। अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देखते हैं। ओके, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ और फिनॉल्स लिखे हुए हैं। ओके, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाता है, आपको रटना नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूं आप उस बेस पर बहुत इजी गोइंग बता सकते हैं कि फिनॉल कब एसिडिक है और कौन सा ज्यादा एसिडिक है। यहां पर देखो आप, ये जो ग्रुप्स हैं आप जानते हैं कि इनका प्लस आर इफेक्ट होता है। समझ गए ना, मिथॉक्सी ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप हैं जिनका मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट क्या है बच्चों? प्लस आर, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, बट इनका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो या हैलोजन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कहीं ज्यादा है। तो ध्यान रखना है आपको कि माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट ये एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज करते हैं। अब यहां से आप देखो, यहां पे कहूं माइनस आई तो एब्सेंट है, समझ गए ना, ये एब्सेंट है। यहां आ जाए तो माइनस आई प्रेजेंट है बच्चों और प्लस आर एब्सेंट है। यहां तक बात समझ गए। यहां चले जाए तो प्लस आर जो है एब्सेंट प्रेजेंट है और माइनस आई क्या है? एब्सेंट है। यहां आ जाए तो प्लस आर तो प्रेजेंट है और माइनस आई क्या है? एब्सेंट है। सॉरी, ये भी प्रेजेंट है, माइनस आई जो है ये प्रेजेंट है। ओके, तो यहां आप देखो कि यहां
माइनस आई प्रेजेंट है, प्लस आर एब्सेंट है। जहां जहां प्लस आर इफेक्ट होगा, ध्यान रखें, वो एसिडिटी को बिल्कुल कम कर देंगे। माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करता है। यहां देखें तो ना तो माइनस आई है और ना ही प्लस माइनस आर, दोनों एब्सेंट है, यही है। तो यहां से इनसे तो ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। अब इन तीनों में आप आ जाए। अब यहां देखो आप कि यहां पर माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है, जबकि इसमें माइनस आई नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो मेटा वाला जो है ये फिनॉक्साइड या फिनॉल जो है, मेटा मिथॉक्सी जो फिनॉल है, वो फिनॉल से कहीं ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है। अब इन दोनों में आ जाओ। अब देखो माइनस आई प्लस आई इसमें, सॉरी प्लस आर इसमें भी है, प्लस आर इसमें भी है, बट प्लस आर इसमें नहीं है। तो ध्यान रखें कि इन दोनों से तो ये ज्यादा एसिडिक है। बात समझ गए ना कि हम ये कहें कि मिथॉक्सी जो है इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होगा। अब आते हैं इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब आप देख लो कि यहां प्लस आर इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट एब्सेंट है। यहां प्लस आर है और माइनस आई भी प्रेजेंट है। यहां ये देना तो चाहता है इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे आप किसी को कुछ देना चाह रहे हैं और आपको कोई इंटरफेयर ना करे तो आप दिल खोल के दान करेंगे। ओके, अब यहां पर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे कोई खड़ा है जो ये कह रहा है कि मत दे, कुछ रोक। आपकी फैमिली, आपके जो भी मेंबर्स हैं वो आपको देने से रोक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर लोन पेयर रिंग की तरफ शिफ्ट तो हो रहा है, बट उसकी शिफ्टिंग को थोड़ा सा कम कर रहा है। कौन? ये माइनस आई इफेक्ट। जबकि यहां पर चले जाओ तो प्लस आर इफेक्ट जो है वो सीधा सीधा है कि यहां पर प्लस आर इफेक्ट लोन पेयर सीधा दिया जा रहा है और माइनस आई इफेक्ट एब्सेंट है। इस बेस पर आप एसिडिटी को डिटरमाइन करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो आपके पास ये वाला है ये इससे कहीं ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट आर इफेक्ट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो अब आप ऑर्डर लिख दें तो आप इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा। देखो आप कि सबसे ज्यादा यहां पर मैं लिख दूं बच्चों, सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? मेटा। मेटा से ज्यादा। अब आप यहां आ जाए कि यहां पर फिनॉल की एसिडिटी, तो फिर फिनॉल आ जाएगा। फिर आपके यहां पर कौन आ जाएगा? पैरा। सॉरी, यहां पर कौन आएगा बच्चों? इसके बाद आ जाएगा ऑर्थो और फिर क्या आएगा? पैरा। समझ गए ना? इस तरह से आपके पास ऑर्थो फिर पैरा। बात समझ गए? फिर से देखें, इसमें दोनों इफेक्ट नहीं थे, इसमें माइनस आई इफेक्ट, तो ये तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो गया। प्लस एम इफेक्ट के कारण दोनों की एसिडिटी इससे कम होगी, प्लस आर इफेक्ट के कारण, लेकिन माइनस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है। ऐसे में ऑर्थो ज्यादा और पैरा कम। तो ये ऑर्डर मिलेगा मिथॉक्सी, मेटा वाला, फिर फिनॉल, फिर ऑर्थो और फिर पैरा। ओके, जस्ट ऐसा ही इफेक्ट यहां मिलेगा बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन तो यहां पर इससे ज्यादा ये और इन दोनों से ज्यादा ये। इसमें चले जाएं तो ये, तो फिर यहां पर भी फिनॉल, फिर कौन आ जाएगा? आप सॉरी फिनॉल नहीं, पहले मेटा, फिर फिनॉल, फिर ऑर्थो और फिर लास्ट में पैरा। पोप, क्या ध्यान रखना है? पोप, मैं पोप, मैं पोप, इसमें भी पोप, इसमें भी पोप। इस बेस पर आपको इन दोनों की एसिडिटी, अब इन दोनों में कंपेयर करके पूछ लिया जाए कि पैरा एमिनो फिनॉल, मतलब चाहे मेटा कोई भी लेके, सपोज ये आपके पास है और यहां पर लिखा है OCH3 और यहां पर लिखा है OH और NH2, तो ध्यान रखें ये ऑर्डर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे, तो माइनस आई इफेक्ट इसका जो है और माइनस आई इफेक्ट इसका जो है, तो I-1 ग्रेटर देन -I2। समझ गए ना? तो मिथॉक्सी फिनॉल और एमिनो फिनॉल में मिथॉक्सी ज्यादा होंगे। बाकी मैंने आपको इसका बता दिया, दोनों में प्लस आर मिल रहा है, लेकिन यहाँ माइनस आई एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट था, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा देन इसके। और हमें यही जस्ट ऑर्डर किसमें देखना है? इसमें एमिनो फिनॉल। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि ऑर्थो तो पोप याद रखना है। अब आता है कि इनमें देखो बच्चों, तो ध्यान रखें कि माइनस आई इफेक्टिव जो है प्लस आर से इफेक्टिव होता है हैलोजन्स में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये, उससे ये, उससे ये। समझ गए ना कि जितने ज्यादा हैलाइड ग्रुप होंगे या जितने नियरेस्ट हैलाइड ग्रुप होंगे OH के, उतना एसिडिक। तो यहां केवल माइनस आई इफेक्ट देखें,
तो माइनस आई इफेक्ट अगर हम ऑर्थो में देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, फिर माइनस आई मेटा में और माइनस आई पैरा में जाओगे तो ये ऑर्डर मिलेगा। और यही रीजन है कि ऑर्थो क्लोरो सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर पैरा क्लोरो, फिर मेटा क्लोरो और उससे कम पैरा क्लोरो, और ये तीनों जो है फिनॉल से कहीं ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से आपको हैलोजन के बेस पर एसिडिटी देखना है। ये यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब आ जाते हैं यहां पर बच्चों, इन तीनों में देखो, अब इसमें आ जाओ, यहां पर माइनस आई इफेक्ट है, यहां प्लस एम इफेक्ट है, यहां प्लस एम और माइनस आई। अब इस ऑर्डर को देख के आप कह सकते हैं कि ये है मेटा, ये ज्यादा एसिडिक होगा इन दोनों से, ये ध्यान रखना। अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा तो ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में यहां पर थोड़ा सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन बन जाती है, तो ये ऑर्डर मिलता है हमें एक्चुअल में कि ऑर्थो पहले क्या मेटा, फिर आ जाएगा पैरा, फिर आएगा ऑर्थो। समझ गए ना? इस तरह से यहां पर एसिडिटी का ऑर्डर मिलता है। अब आपको ओके, तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर समझ लें। ये है माइनस एम माइनस आई प्लस एम प्लस आई, तो यहां पर माइनस आई से इन दोनों से ये ज्यादा एसिडिक है, फिर इन दोनों में आपको कंपेयर करना है तो ये ज्यादा एसिडिक होना था, बट यहां पर ये क्या हो जाता है बच्चों कि यहां पर प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में यहां थोड़ा सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी इससे थोड़ा कम हो जाती है, बट यहां माइनस आई इफेक्ट इफेक्टिव है, फिर भी ऐसा हुआ। ओके, ये मैंने बता ही दिया, तो आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, यहां पर मैं विद वैल्यू आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये है हमारे पास रिसोर्सिनॉल, ये है क्यूनॉल और ये है कैटिकॉल और ये है फिनॉल, इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने यहां लिख दिया 3 × 10⁻⁻10, 2 × 10⁻⁻10, 1 × 10⁻⁻10। ओके, यहां पर अगर आप देखें, और ये 1.1 × 10⁻⁻10, तो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है मेटा, फिर आ रहा है पैरा, फिर आ रहा है फिनॉल और फिर आ रहा है ऑर्थो। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ऑर्डर्स फिर से अच्छी तरह समझा दिया मैंने आपको, एक बार अच्छी तरह से समझ लो आप। हैलोजन में तो केवल इंडक्टिव फैक्ट के बेस पे देखना है, इनमें आपको इन दोनों में किसके बेस पर देखना है, माइनस आई और प्लस आर। जहां माइनस आई इफेक्टिव है, प्लस आर एब्सेंट है, वो ज्यादा एसिडिक होगा। दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो माइनस आर हटा दो आप, यहां से ये समझ लो अब यहां माइनस आई है और यहां पर ये एब्सेंट है, तो ये ज्यादा एसिडिक और ये कम एसिडिक। इसी बेस पर एमिनो में अगर इन दोनों एमिनो और मिथॉक्सी में तो ये है, तो यहां तक नोट करना है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि क्रिसॉल में क्या एसिडिटी का ऑर्डर होगा। यहां पर ध्यान रखें, यहां पर प्लस एम इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कुछ भी ले लें, ये पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक, पॉजिटिव रेजोनेंस, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वाला ग्रुप है एल्काइल ग्रुप। अब मैंने अभी आपको बताया था कि फिनॉल की एसिडिटी पॉजिटिव फैक्ट से डिक्रीज होती है, नेगेटिव फैक्ट से इंक्रीज होती है, नेगेटिव फैक्ट इंक्रीज होगी। ओके, अब यहां पर ये देखो आप, इसका जो इफेक्ट है प्लस आई है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्लस एच है। यहां पर आ जाए तो ये दोनों प्रेजेंट है, ये क्या है बच्चों, यहां पर दोनों प्रेजेंट है। ओके, यहां पर आ जाओ, यहां पर प्लस आई तो प्रेजेंट है और वीक भी है लेकिन प्रेजेंट है, लेकिन प्लस एच की बात करें तो ये है एब्सेंट। यहां चले जाओ, प्लस आई तो एब्सेंट है, समझ गए बच्चों, प्लस एच प्रेजेंट है, और यहां चले जाओ तो प्लस आई और प्लस एच बोथ आर एब्सेंट। अब मैं पूछूं कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि जो एसिडिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एच प्लस आर, मतलब प्लस आई प्लस एच प्लस आर, इनमें से कोई भी इफेक्ट आएगा एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो यहां पर अगर आप इन तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा तो फिनॉल की होगी, और आप जानते भी हैं कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये होता है 1.1 × 10। अब इन तीनों में आपसे कंपेयर करने के लिए है, तो ध्यान रखें कि यहां पर प्लस एच मोर इफेक्टिव देन प्लस आई इफेक्ट। जहां प्लस एच इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा वीक
एसिडिक नेचर का शो हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको प्लस H एब्सेंट दिख रहा है। तो अगर हम यहां देखें तो देखो फिनोल, फिनोल से ज्यादा कौन सा हो जाएगा, मेटाक्रिसोल। अब इन दोनों में कंपेयर करो बच्चों, इसमें और इसमें। अब आप यहां से ये हटा दो, प्लस H इफेक्ट इसमें भी है, प्लस H इफेक्ट इसमें भी है। अब यहां प्लस I इफेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है और यहां प्लस I इफेक्ट एब्सेंट है। तो ये जो है प्लस I इफेक्ट ये एसिडिटी को तो सीधा सीधा है कम करेगा ना बच्चों, और यहां पर प्लस I इफेक्ट एब्सेंट है। तो इसका मतलब है कि अब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसमें आप देखोगे पैराक्रिसोल आएगा और फिर कौन आएगा बच्चों, ऑर्थोक्रिसोल। ऐसे ध्यान रखोगे। पहले समझ लें फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि दोनों इफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। मिथॉक्सी में प्लस H हटा दो तो केवल प्लस I है, तो ये अब इन दोनों में चले जाओ तो यहाँ प्लस H है, प्लस H इसको हटा दो, अब बचा प्लस I इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट यहाँ पर, यहाँ एब्सेंट है यहाँ प्रेजेंट है। तो इन दोनों में जो है पैरा और क्रिसोल में, तो सबसे इसमें आप देखोगे कि ऑर्थो, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया शायद मैंने, 2 मिनट एक बार फिर से देखें। हमने लिखा फिनोल, फिनोल से ज्यादा मेटाक्रिसोल, ओके, और मेटाक्रिसोल के बाद आ जाएगा कौन, एसिडिटी में अगर आप उल्टा लिख रहा हूं क्या मैं, ये हो गया फिनोल, फिर आ जाएगा मेटाक्रिसोल। अब इन दोनों में मैंने कहा था इसमें और इसमें, तो ये ज्यादा एसिडिक है तो पहला आ जाएगा पैराक्रिसोल, ओके, ये हो जाएगा, और फिर सबसे कम हो जाएगा ऑर्थोक्रिसोल। तो ध्यान रखें कि चाहे CH3 हो, चाहे C2H5 हो, चाहे C3H7 हो, एल्काइल ग्रुप है, तो यही ऑर्डर याद रखोगे कि एल्काइल ग्रुप आ जाए तो कौन सबसे ज्यादा है, फिनोल, फिर मैं ये याद रखना है मैं PO, समझ गए ना कि फिनोल MPO ऐसे। और जबकि इसके पहले वाला ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप एसिडिटी ऑफ फिनोल को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो बच्चों कुछ रिएक्शंस बताता हूं जो कि फिनोल की एसिडिटी से रिलेटेड है। इस बेस पर आपको उनकी एसिडिटी के बेस पर उनकी जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बता सकते हो, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि फिनोल के एसिडिक नेचर से रिलेटेड है, समझ गए ना। तो अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो फिनोल के एसिडिक नेचर से रिलेटेड है। देखो एक तो मैंने आपको NaOH से रिएक्शन बताई, यहाँ की ONA प्लस H2, सॉरी NaH2A, या फिर हम इसी के साथ OH प्लस Na, ये भी एक एसिडिक नेचर की रिएक्शन है, ONA प्लस OH, एक रिएक्शन देख ली आपने। दूसरा है कि अगर आप फिनोल का एस्टरिफिकेशन देखें कि आप यहाँ पर किसी भी रिएक्शन को यदि हम यहाँ लेते हैं HCOOR तो एस्टर बनेंगे, ठीक है, OCOR प्लस H2, ये भी, तो ये जो एस्टरिफिकेशन है ये भी रिएक्शन इसी की है। ध्यान रखें कि इस तरह का भी एस्टरिफिकेशन होता है, OH से पहले NaOH से रिएक्शन करा दें और यहाँ पर ONA और फिर रिएक्शन करा दें ClCOCH3, तो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, OCOCH3, समझ गए ना। तो इस तरह से फिनोल की एक इससे रिएक्शन है। जस्ट ऐसा ही फिनोल की रिएक्शन OH प्लस Cl CO C6H5 प्रीडीन की प्रेजेंस में करा दी जाए, समझ गए ना कि प्रीडीन की प्रेजेंस में जब बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन होती है, ये है क्या हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड, तो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो OCO C6H5, ठीक है, ये भी एक क्या है एस्टर। इसको बोला जाता है बच्चों शॉर्टेन-बॉउमैन रिएक्शन, इस नाम से पूछी जाती है। जब फिनोल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से की गई हो प्रीडीन की प्रेजेंस में, या फिर NaOH भी ले सकते हैं, तो बनता है एक एस्टर। इस रिएक्शन का नाम बोला जाता है शॉर्टेन-बॉउमैन। तो देखो ये एसिडिक नेचर से रिलेटेड है, एस्टरिफिकेशन रिलेटेड है, ये हो गई। जस्ट ऐसा ही अगर हम फिनोल की रिएक्शन किससे कराएं बच्चों, RMgX से, तो क्या बन जाएगा RH प्लस यहाँ पर आप देखोगे मिलेगा OMgX। जस्ट ऐसा ही रिएक्शन CH2N2 से कराई जाए BF3 की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा यहाँ पर OCH
H3 एनिसॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिसॉल। तो ये भी किससे रिलेटेड है? एसिडिक नेचर से। एक रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि फिनॉल एक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है या क्या रिएक्शन देता है। तो ध्यान रखें कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है वॉयलेट कलर का। तो C6H5OH प्लस FeCl3 न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करके बेसिक एसिडिक हो जाता है बट न्यूट्रल। तो इसकी रिएक्शन जब इससे होती है तो C6H5 एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है FeO6H5 ओके, और यहाँ पर प्लस 3 चार्ज या हम इसको ऐसा ले सकते हैं Cl3। ये जो है वायलेट कलर का होता है और ये फिनोलिक ग्रुप, ध्यान रखें कि जो फिनोलिक ग्रुप है, ठीक है, या फिर इनोल ग्रुप है, इनोल ग्रुप, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है बच्चों। आइडेंटिफिकेशन, फिनोलिक ग्रुप की पहचान करनी हो, इनोलिक ग्रुप की पहचान करनी हो, अगर किसी कंपाउंड में इनोल ग्रुप है तो भी ये टेस्ट आएगा उसके साथ। तो यहाँ पर भी ये एसिडिक नेचर के कारण ही इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाई देती है। तो ये फिनॉल का एसिडिक नेचर है जो कि हमें एक रिएक्शन में दिखता है। तो ये सब रिएक्शंस किससे रिलेटेड हैं? एसिडिक नेचर से। समझ गए ना? सोडियम से रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन हो गया, CH2N2 से रिएक्शन हो गई, फेरिक क्लोराइड के साथ एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, इनोल ग्रुप अगर है तो भी इस तरह की रिएक्शन मिलती है। ये भी एक एसिडिक ग्रुप की पहचान है। तो ये आइडेंटिफिकेशन था, तो यहां तक मिलता है। अब देखो बच्चों कुछ रिएक्शंस और आते हैं अभी हम, और वो है फिनॉल के OH ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शंस। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराई जाए तो बनता है क्लोरोबेंजीन और POCl3। अगर ये स्मॉल अमाउंट में है बच्चों, समझ गए ना? ये क्या है? स्मॉल अमाउंट में और ये एक्सिस में है, तो ध्यान रखें ये मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। ओके, और अगर आपने फिनॉल को एक्सिस में दिया है और इसको स्मॉल अमाउंट में, तो ये बनता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्या बनता है? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ये मेजर प्रोडक्ट होगा अगर ये एक्सिस में दिया है। तो क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछता है कि ये स्मॉल अमाउंट में है तो मेजर प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, अगर आपसे कह दिया फिनॉल एक्सिस में है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको बना देना है क्या? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। अब आ जाते हैं किससे रिएक्शन है इसकी? अमोनिया से। जिंक क्लोराइड में 300 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये बन जाता है एनिलीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं बुचलर रिएक्शन। समझ गए ना? इस तरह से ये एक रिएक्शन है। जस्ट ऐसा ही P2S5 की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो ये इस तरह से 5 मोल थायोफिनॉल बन जाएगा और ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ बाहर हो जाएगा P2O5। तो ये थायोफिनॉल इस तरह से बनता है। जिंक के साथ अगर रिएक्शन पूछी गई है तो बेंजीन बनता है। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। ये भी क्या है बच्चों? आपसे पूछ लिया जाए रिडक्शन, तो एक रिडक्शन है जिंक के साथ जिसमें बेंजीन में कन्वर्ट होता है, और एक रिडक्शन है कि अगर हम NiH2 लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिनॉल का रिडक्शन पूछा गया है तो ये बनता है क्या? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब मैं इसकी कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और बताता हूं आपको। ओके, और एक लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट है फिनॉल का, हम उस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो यहां पर अगर आपसे ऑक्सीडेशन की बात की गई तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट की प्रेजेंस में फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है एयर द्वारा, तो देखो क्या बनता है। ये रिएक्शन वैसे मैं बता चुका हूं। ये है हमारे पास फिनॉल, ओके, और यहाँ पर है ऑक्सीजन O2। तो पहले ये चेंज हो जाता है O2 एयर में, ये है एयर, और यहाँ पर हमने लाइट ली तो ये चेंज हो जाता है इस तरह से क्यूनोन में। किस में चेंज हो गया बच्चों? ये क्यूनोन में। और जब ये और फिनॉल बचा होता है उसमें, तो ये इस तरह से C6H5OH O और इस तरह से डबल बॉन्ड C6 यहाँ पर फिनॉल का, या हम इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। ये फिनॉल के दो मॉलिक्यूल C6H5OH O डबल बॉन्ड
और डबल बॉन्ड OHO C6H5, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं और ये बनता है बेंजोफिनोक्विनोन, या हम इसको कह रहे हैं बेंजोफिनोक्विनोन, जो कि एक पिंक कलर का होता है और ज़्यादा डार्क हो जाए तो वायलेट कलर का दिखने लगता है। तो इस तरह से एयर में ये कलर नीचे आ जाने के कारण फिनॉल का रीजन जो है, कलर हो जाने का रीजन है फिनोक्विनोन का बन जाना। अगर यही रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ ली गई है, समझ गए ना, किसके साथ है बच्चों, CrO2Cl2 या CrO3 के साथ, पहले इसके साथ देखना है तो यहीं पर केवल ये बनेगा। यही रिएक्शन CrO3 के साथ है तो भी ये बनता है, जो बाद में ये रिएक्शन भी दे सकता है। तो CrO3 के साथ तो क्विनोन, CrO2 के साथ क्विनोन। और एक रिएक्शन है K2S2O8, इसे बोलते हैं बच्चों इप्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्विनोल बनता है ऐसा। इसके अलावा एक कंपाउंड और बनता है लेकिन वो लेस अमाउंट में है, तो क्विनोल मेजर प्रोडक्ट होता है, कैटिकॉल भी बनता है, समझ गए ना। तो इस तरह से ये कहलाती है इप्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। तो ये फिनॉल की क्या है, ऑक्सीडेशन, जिसमें फिनॉल की 3 ऑक्सीडेट CrO2Cl2 की प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में और K2S2O8 की प्रेजेंस में। तो ये था फिनॉल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दिया, OH ग्रुप से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस बताएं। अब एक आता है फिनॉल का टेस्ट। फिनॉल एक होता है लिवर में, ठीक है, लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप या फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये जो टेस्ट होता है लिवर में, ठीक है, नाइट्रोसो टेस्ट है। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये किस तरह से इस टेस्ट में कलर देता है। तो देखो यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, इनकी रिएक्शन से बन जाता है HNO2 प्लस NaCl, ओके, लगभग 273 कैलोरी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये है फिनॉल, ओके, फिनॉल की रिएक्शन, या हम इसको ऐसे ले लें कि ये है HO और यहाँ पर हो गया आपके पास H, ये है HNO। ये रिएक्शन होती है इसमें, H2SO4 की प्रेजेंस में चलती है रिएक्शन। तो इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा OH, ओके, और यहाँ O डबल बॉन्ड नाइट्रोसोफिनॉल, ओके, जो कि इस तरह चेंज हो जाता है फिनोऑक्सिम में। ये बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ पर ऐसा एक कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं फिनोऑक्सिम, समझ गए ना, एक टाइटोमेरिज्म हो जाती है। ये H यहाँ आ गया, यहाँ का बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, इस तरह से। अब आगे क्या होता है कि ये जो हमारे पास फिनोक्विनोन बना है, ओके, यहाँ पर आपके पास क्या है N डबल बॉन्ड OH प्लस H, और यहाँ पर क्या है OH। तो ये रिएक्शन हो जाती है बच्चों, और एक इस तरह का कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये है हमारे पास डबल बॉन्ड NOH, ये कहलाता है इंडोफिनॉल। ये क्या है, इंडोफिनॉल, और ये होता है रेड। तो जैसे ही हम फिनॉल में क्या मिलाते हैं, NaNO2 और H2SO4 या HCl, बल्कि हम यहाँ H2SO4 ही लेते हैं, तो यहाँ पर हमें HNO2 मिलेगा। ये HNO2 की रिएक्शन से पहले बनता है फिनोऑक्सिम, और फिनॉल जो बचा हुआ है उससे बनता है इंडोफिनॉल, और कैसा कलर आ जाता है, रेड कलर। जैसे ही इसमें NaOH मिलाया जाएगा, हम NaOH मिलाते हैं तो इस पूरे मिक्सचर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और ये बना देता है इस तरह का एक कंपाउंड NONA, सोडियम इंडोफिनॉल, जो कि कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो ये फिनॉल का आइडेंटिफिकेशन, फिनॉल या फिनॉल की पहचान करनी हो, आइडेंटिफाई करना हो कि हमें फिनॉल दिया गया है कि नहीं, तो आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, फिनॉल लिया, NaNO2 और H2SO4 लिया, इसको थोड़ा सा जो है इसके साथ ट्रीट करते हैं, तो एक इंडोफिनॉल बनता है जो कि रेड कलर का होता है इंडोफिनॉल।
इस इंडोफिनॉल में जैसे ही NaOH लाया जाता है तो एक ब्लू कलर आ जाता है सोडियम इंडोफिनॉल के बनने से। तो ये फिनॉल का टेस्ट होता है लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इस बेस पर फिनॉल को आइडेंटिफाई किया जाता है। समझ गए ना यहाँ तक? तो इसे नोट करें।